गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर लगातार बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज की जारी है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले अमित शाह शांति निकेतन में थे, जहां पर उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां पर वो मौजूद थे। उसके बाद वहां पर मौजूद तमाम कलाकारों से भी उन्होंने मुलाकात की और कुछ देर के बाद बाउल परिवार के साथ उनको भोजन करने के लिए जाना है और उसके बाद 2 बजे उनका रोड शो शुरू होगा। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। कल आपको बता दें 42 नेता बीजेपी में शामिल हुए और खास करके टीएमसी के 6 विधायक, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, जिनको बड़ा नाम टीएमसी का माना जाता है, वो भी शामिल हुए। और लगातार बीजेपी की कोशिश है बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ने की और यही संदेश बीजेपी की ओर से देने की कोशिश अमित शाह के इस दौरे के दौरान तमाम जो महापुरुष हैं बंगाल के, उनको खुद से जोड़ने की कोशिश और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश, उनके जरिए बंगाली अस्मिता को खुद से जोड़ने की कोशिश, बीजेपी की एक कोशिश साफ दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर टीएमसी बार बार हमलावर भी हो रही है। बाहरी और भीतरी की राजनीति भी बहुत तेज है। हालांकि चुनाव में भी 4 से 5 महीने का वक्त है, लेकिन देखिए लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह की स्थिति दिख रही है, बीजेपी जिस तरह अटैकिंग होकर अभी से मैदान में उतर गई है, लगभग तस्वीर यही है कि चुनाव की शुरुआत हो गई है और बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरी तैयारी के साथ बीजेपी उतरी हुई है और अमित शाह लगातार 2 दिन से मौजूद है पश्चिम बंगाल में। जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं किस तरह से चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियां हो रही है और इस दौरान कार्यकर्ताओं के घर भी पहुंच रहे हैं, वहीं पर भोजन कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। कुंतल, 2 बजे के आसपास रोड शो होगा, लेकिन आप वहीं पर मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें और जो कार्यकर्ता है, किस तरह का उत्साह उनके भीतर? जी बिल्कुल, यही से अमित शाह की रैली इस तरफ पहुंचेगी और आपको वही तस्वीर दिखा रहा हूं। आप क्या कहेंगी, कितना उम्मीद से और कितना बेसब्री से आप इंतजार कर रही है? ये पूरा पश्चिम बंगाल का जनता बहुत बेसब्री से हम लोग को ऑनरेबल होम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से इधर रुके हुए हैं और इधर ऐसे लग रही है भूमि बहुत आवेग का भूमि है, रविंद्रनाथ टैगोर का भूमि है। इधर का हर एक जनता अमित शाह जी का बहुत बेसब्री से अपेक्षा में है। और देख रहे हो आप जितना जनता है, आपको अभी से मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जो सैफरन आबिर होता है सब खरीद के रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस सीट लेके बंगाल में जीतेगा। अब आप तो आज सफेद पहनी है, गेरुआ नहीं। सॉरी, आप तो गेरुआ नहीं पहनी है, सफेद ही पहनी है। मैं शांति का प्रतीक हूँ। इतना अशांति चल रहा है, इतना हिंसा चल रहा है। ये रामकृष्ण परमहंस का भूमि है। यहाँ मतलब जो अहिंसा है ये हम लोग का परम धर्म है, इसलिए आज हम सफेद पहने हैं। हम शांति का प्रतीक के लिए कि अमित शाह जी जल्दी से इधर आ जाए, पश्चिम बांग्ला जीत जाए भाजपा, और उसके बाद से हम नहीं, हर एक घर पे गेरुआ पहनेगा। और अभी से हर एक घर पे जो लोटस होता है वो ऑलरेडी ब्लूम कर चुका है। अब सुन सकते हैं कि क्या कह रही है बीजेपी के जो महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता है कि वो अगले कुछ दिनों में, अगले 5 महीनों में आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें। उनका कहना था कि अगले 5 महीने में शायद बंगाल के चारों तरफ गेरुआ रंग ही दिखेगी और चारों तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और आपको इस तरफ की तस्वीर आदर्श को मैं दिखाने के लिए कहूंगा। यहाँ से अमित शाह धीरे धीरे आएंगे और रैली 1.5 किलोमीटर तक चलेगी और चारों तरफ इस तरह की माहौल है शांति निकेतन में। बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं एक नजर गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए। जी कुंतल, मुझे एक बात बताइए, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त जेपी नड्डा पहुंचे थे तो उनके काफिले पर के साथ क्या कुछ हुआ था वो भी हमने देखा और उसके बाद से ये उम्मीद हो रही थी कि अमित शाह पहुंचेंगे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर तरफ से मेरे कानों में आवाज आ रही है। आपका जो सवाल ठीक से मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है बंगाली अस्मिता से जोड़ने की कोशिश कर रही है अपने आप को। जी कुंतल, यहाँ मेरे कानों में हर तरह के आवाज नहीं, हम समझ सकते हैं कुंतल, आप जिस जगह पर मौजूद हैं और लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर पूरा इंतजाम किया हुआ है अमित शाह के स्वागत के लिए। आप रहे, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। और मानस बनर्जी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, कोलकाता से पत्रकार है, और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। मानस बनर्जी साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपके पास आ रहा हूं, जिस तरह से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं और कल से अमित शाह मौजूद है, एक मौके को कितना बड़ा बना दिया गया है, कैसे आप लोग देख रहे हैं? ये देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं
ये जो संदेश दे रहा है अमित शाह जी का संदेश जो दे रहा है, ये बंगाल को जोड़ना चाहता है, बंगाली को चुनाव के लिए ये जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या उन्होंने कह दिया जब ममता बनर्जी दल बदल कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी दल बदल कहाँ है? दल बदल मीन्स एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने के लिए दल बदल कहते हैं, लेकिन तो दूसरे पार्टी में गई नहीं ना। वो अपना पार्टी बनाए, कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना पार्टी बने तृणमूल कांग्रेस। वो दल बदल कैसे हो गया? दल बदल तो नहीं है, एक बात है। और उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतना टाइम बोल रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम बोल रहे थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो जो है इनके लिए इतना भाव दे रहा है, अभी बोल रहा है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना भाव दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी इसका पहले बोला था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर देश का है। इन्होंने सिंगापुर से अपना जो ये बनाया, आजाद हिंद सरकार बनाया था, उसके 9 कंट्री देश इनको मान्यता दिया था। लेकिन सबसे बड़ा चीज है उन्होंने फोर्ट विलियम ये वो लाल किला में जाके उनका संबर्धना भी, श्रद्धांजलि भी दी, सब कुछ दी, उनको सेलिब्रेशन भी की। लेकिन उसके बाद देखिए 2-3-4 साल हो गया, एक बार भी फोर्ट लाल किला में गए नहीं। और 23 जनवरी जो है, इतना ही नेताजी का ऊपर श्रद्धा है, तो 23 जनवरी नेशनल हॉलीडे क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? जी, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहिए था, तब तो नेताजी को इतना भाव देना। नेताजी मुझे एक बात बताइए मानस बनर्जी साहब, बीच में रोक रहा हूं आपको, मुझे एक बात बताइए, लड़ाई दिख रही है, चुनौती दिख रही है, बीजेपी चुनौती देते हुए दिख रही है टीएमसी को? हाँ, बीजेपी बोल रहा है 250 सीट ले लेंगे। ये कैसे ले लेंगे 250 सीट? बीजेपी का सबसे बड़ा चीज है कि देखिए, एक कुछ 9 विधायक चलाया, और भी विधायक आने वाले हैं, हो सकता है आ जाएगा। लेकिन एक बात मान लीजिए, आज शुभेंदु अधिकारी कैसे बन गया? शुभेंदु अधिकारी ये ममता बनर्जी का जनाधार है, आपको तभी ना सब जीत के आए यहाँ पे एक एक करके तृणमूल में। बीच में रोक रहा हूं मानस बनर्जी साहब, एक बार सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और छात्रों को संबोधित भी करेंगे। तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मानस बनर्जी साहब तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, जो तमाम सवाल खड़े कर रहे थे मानस बनर्जी साहब, जाहिर सी बात है बीजेपी को उनके जवाब भी बंगाल के लोगों को देने होंगे, क्योंकि अगर बंगाली अस्मिता की आप बात कर रहे हैं तो सवाल तो आपके ऊपर भी आ रहे हैं कई सारे। प्रदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, प्रदीप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, अमित शाह पहुंचे हुए इस वक्त विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, जहां तमाम लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनको भी वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद वो रवाना होंगे, बाउल परिवार के घर पहुंचेंगे, जहां पर वो भोजन करेंगे, अपने कार्यकर्ता के घर, बाउल परिवार के घर वो भोजन करेंगे, और उसके बाद रोड शो के लिए रवाना होंगे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार मौजूद है प्रदीप सिंह जी सुबह से हमारे साथ। प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, मानस बनर्जी साहब जो सवाल खड़े कर रहे थे, जाहिर सी बात है जब बंगाली अस्मिता की बात करके बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है तो सवाल तो बीजेपी से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि दावे तो कई सारे बीजेपी की तरफ से भी हुए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, सवाल जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन आप देखिए, बीजेपी एक नैरेटिव खड़ा करने में कामयाब हुई है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ। तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा अटैक जो है बीजेपी पर कि ये बाहर के लोग हैं, इनको बंगाल की संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बीजेपी का जवाब यह है कि बंगाल की संस्कृति में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति शामिल नहीं है। ये जो संस्कृति ले आई है तृणमूल कांग्रेस, ये बंगाल की जो संस्कृति है उससे मेल नहीं खाता, उसके मिजाज से मेल नहीं खाता। एक बात। दूसरी बात, देखिए, बीजेपी लगातार हमला कर रही है उनके भतीजे को लेकर, अभिषेक बनर्जी को लेकर, कि ये भाई भतीजावाद चलाने वाली पार्टी है। कल पहली बार तृणमूल कांग्रेस को मजबूर होकर इसका जवाब देना पड़ा कि ममता बनर्जी के परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, ये जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये घात प्रतिघात, वार प्रतिवार, ये जो है ये लगातार चलता रहेगा।
लेकिन एक बात तो निश्चित है, ये बात तृणमूल कांग्रेस भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे ना करे, ये मान रही है कि लड़ाई आसान नहीं है। ये 2016 नहीं है, ये 2021 का चुनाव होने जा रहा है। आप फर्क इस बात से अंदाजा लगाइए कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, बूथ पर वो अपने कार्यकर्ता नहीं नियुक्त कर पाए। आज अभी नीरज पांडे ने जो रिपोर्ट दी कि 65,000 बूथों पर बीजेपी का संगठन तैयार है, तो ये फर्क आया है 5 साल में। तो उसके अलावा अभिषेक बनर्जी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ममता बनर्जी की छवि ईमानदार नेता की है, लेकिन उनकी सरकार की नहीं है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसमें प्रदीप जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, फिर उसके अलावा विकास का मुद्दा है। प्रदीप जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मानस बनर्जी साहब जो सवाल उठा रहे थे दल बदल को लेकर कि ममता बनर्जी ने तो पार्टी बना ली थी, तो वो दल बदल में कैसे आया, इसको कैसे देखें, मुझे थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि पार्टी बना लेने से क्या तमाम जो आरोप है किसी दल को आप तोड़ कर आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए वो जो बात कह रहे हैं वो एक ग्रे एरिया में है। वो बात सही है कि दल बदल उस रूप में नहीं है कि आप एक पार्टी में थे उसको छोड़कर दूसरी पार्टी में चले दल बनाना या दल बदल लेना मुद्दा कहीं ना कहीं तो आइडियोलॉजी का है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए समस्या क्या थी, कांग्रेस में जब ममता बनर्जी थी तो उनको लगता था कांग्रेस का जो की सेंट्रल लीडरशिप है वो लेफ्ट के प्रति सॉफ्ट है, उनको जरूरत पड़ती है उनको दिल्ली में लेफ्ट की, इसलिए लेफ्ट के खिलाफ बंगाल में वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसके खिलाफ उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की, पार्टी से बगावत करके अलग जो है पार्टी बनाई। लेकिन दूसरे क्षेत्रीय दलों की तरह ममता बनर्जी की वो स्थिति नहीं है बीजेपी को लेकर। वो बीजेपी के साथ काम कर चुकी हैं, बीजेपी की सरकार में 3 साल मंत्री रह चुकी हैं। तो बीजेपी से वो दूरी जो है, वो जो सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है, वो थोड़ी धार उसकी कुंद होती है। पूरी तरह से भले ना हो, लेकिन धार कुंद आप जिसको सांप्रदायिक कह रही हैं उसके साथ 3 साल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो क्यों ऐसी पार्टी के साथ आप सरकार में रही? जी, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास। मानस बनर्जी, ये ऐसे मुद्दे हैं। जी, मैं आ रहा हूं। मानस बनर्जी साहब भी है हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मानस बनर्जी साहब, मुझे एक बात बताइए, प्रदीप जी भी अपनी बातों में जिक्र कर रहे थे, अभिषेक बनर्जी का भी उन्होंने जिक्र किया, और बार बार जो भी टीएमसी के बागी हैं वो कहीं ना कहीं जो कारण गिना रहे हैं उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम जरूर आता है। ऐसे में आगे आना ही पड़ा आखिर टीएमसी नेताओं को ये कहने के लिए कि ममता बनर्जी के परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों टीएमसी के भीतर? एक बात सुनिए, वो जो अभी जो शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं, तो आज इतना दिन बाद, देखिए 9.5 साल राज करने के बाद, सत्ता में रहने के बाद शुभेंदु आज आवाज निकला जो कह रहा है वो अभिषेक बनर्जी जो है इसके लिए वजह से सब दल छोड़ के जा रहा है। लेकिन मेरा एक कहना है जो शुभेंदु अधिकारी वो जो पार्टी छोड़ा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को सबसे ज्यादा मान्यता दिया था ममता बनर्जी ने, सबसे ज्यादा भाव दी थी वो। लेकिन आज उसको ज्यादा काम भी दिया था, वो काम भी अच्छा ढंग से किया। ये बात तो नहीं है जो काम नहीं किया, काम किया। वो अपना प्रसार भी विस्तार भी कर लिया सब जगह में। मिदनापुर छोड़ के भी वो अधीर रंजन चौधरी का घर में भी अपना हमला किया, वहां पे भी छीन लिया कभी सीट, सब ठीक है। लेकिन 9.5 साल बाद उनको कैसे महसूस हुआ जे वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहा, तो 9.5 साल बाद इनका ये महसूस कैसे हो गया। और शुभेंदु का एक चीज मेरा जो कहना है, मेरा मतलब है, मैं कहना चाहता हूँ जी, मैं मानता हूँ कि शुभेंदु क्यों मजबूर हो गया छोड़ने के लिए। वो तृणमूल कांग्रेस का एकदम करीब था ये ममता बनर्जी का, अभी जो छोड़ रहा है इसका खिलाफ एक नारदा कांड का स्कैंडल था, नारदा कांड में फंस गया था, सीबीआई उसके पीछे लग गया था, सीबीआई से बचने के लिए ये मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। चलिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं, सीबीआई से बचने के लिए शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं आऊंगा आपके पास भी और प्रदीप सिंह जी के पास भी पहुंचूंगा, जो सवाल आपने खड़े किए उसका जवाब उनसे भी जानेंगे। एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अमित शाह मौजूद हैं शांति निकेतन में, लगातार हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दोनों खास मेहमान मानस बनर्जी साहब और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप सिंह जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कहां पर है इस वक्त अमित शाह। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ब्रेक पर जाने से पहले मानस बनर्जी साहब जो बात कर रहे थे कि सीबीआई के डर की वजह से शुभेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जब दल बदल होता है तो जो
नेता पार्टी छोड़कर जाता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसी कुछ तस्वीरें कल भी हमने देखी जो पश्चिम बंगाल से आई। शुभेंदु अधिकारी को लेकर तमाम नारे लगाए गए। अब मानस बनर्जी साहब कह रहे हैं, सवाल बड़ा है कि यही है या वाकई दिक्कत कहीं और है? जो बार बार अभिषेक बनर्जी का नाम आता है वही दिक्कत है? नहीं, देखिए आदर्श, जो रंजन भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि 9.5 साल लगे शुभेंदु अधिकारी को ये समझने में कि ममता बनर्जी ठीक नहीं है, तो अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है ना कि 22 साल लगे ममता बनर्जी को ये समझने में कि कांग्रेस ठीक नहीं है। 1976 में उनको महिला कांग्रेस का पश्चिम बंगाल का जनरल सेक्रेटरी बनाया। 1984 में सबसे कम उम्र की वो सांसद बनी, तो वहां से पार्टी में पद मिले, सरकार में पद मिला, सब कुछ मिला कांग्रेस से। उसके बाद क्यों कांग्रेस को छोड़कर चली गई? उनके खिलाफ तो कोई सीबीआई का केस नहीं था। पॉलिटिकल आदमी ये सीबीआई और आईबी के केस से नहीं डरता है। जिसको राजनीति करनी है वो उसकी ताकत होती है जनता से, मतदाता से। मतदाता साथ है तो कोई हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी हो, लेकिन जनता साथ नहीं है तो कोई एजेंसी नहीं हो तब भी कुछ नहीं उसको हासिल हो पाता। तो पॉलिटिकल आदमी अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखता है। उसको अब शुभेंदु अधिकारी के बारे में जो बात कही जाती है कि उनकी नाराजगी शुरू हुई जब अभिषेक बनर्जी बॉस बन गए, मतलब औपचारिक रूप से भले ना बने हो, लेकिन पार्टी में ममता बनर्जी के बाद वो नंबर 2 की हैसियत में आ गए। वहां से दिक्कत शुरू हुई, और ये हर पार्टी में होता है। जहां भी जनाधार वाले नेता की उपेक्षा होती है और ऊपर से कोई नेता लादा जाता है तो वहां समस्या शुरू हो जाती है। वही तृणमूल कांग्रेस में हो रहा है। जो लोग छोड़कर गए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, जो हैं उनमें जो असंतुष्ट है उनकी भी समस्या यही है। तो ममता बनर्जी को इस समस्या से निपटना होगा, इसका जवाब देना होगा। जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, जिस तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये बड़ा अहम मुद्दा है। भले ही मानस बनर्जी साहब इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एक ब्रेक के लिए रुककर लौट कर आएंगे तो उनसे भी जानेंगे कि वो जो प्रदीप सिंह जी ने कहा उसको कितना मानते हैं, क्योंकि मानस बनर्जी साहब पहले ही इस पर अपनी तरफ से आपत्ति जता चुके हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल पर हमारी जारी है। गृहमंत्री अमित शाह लगातार आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, बंगाल में मौजूद है। तस्वीरें अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त वो बोलपुर पहुंचे थे, शांति निकेतन गए जहां पर उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, और अब से कुछ देर में वो पहुंचेंगे बाउल परिवार के घर, उनके साथ भोजन करेंगे और उसके बाद उनका रोड शो होना है। रोड शो की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं, कार्यकर्ता पूरे उत्साह में मौजूद है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ा जाए और बंगाल के जो महापुरुष हैं उनके साथ खुद को जोड़ा जाए। देखिए, बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने बना लिया है मास्टर प्लान। चुनाव से पहले गृहमंत्री अमित शाह की बंगाल की धरती पर है और वहां से ही उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे बीजेपी ममता के गढ़ में कमल खिलाने के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। ये बीजेपी के मिशन बंगाल का शंखनाद है। अमित शाह ने भर दी हुंकार कि इस बार बंगाल की धरती पर भी कमल खिलेगा। बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए एक बड़ा प्लान भी बनाया और इस प्लान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये कि बीजेपी खुद को बंगाली अस्मिता से जोड़ने में लग गई है। अमित शाह की यही खासियत है कि वो जहां भी जाते हैं पहले खुद को वहां की अस्मिता से जोड़ते हैं। अपने बंगाल दौरे पर अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया, शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे केरल का हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिमाचल का हो या जम्मू कश्मीर का, बंगाली अस्मिता को सम्मान भी करता है और प्रणाम भी करता है। मगर मैं ममता दीदी को बता दूं, आपको हराने का काम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के बंगाली कार्यकर्ता ही करेंगे और आपको हराकर मुख्यमंत्री जो बनेगा वो भी इसी मिट्टी का मानुस होगा। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से जुड़ने के लिए एक बैठक भी की जिसमें खास प्लान तैयार किया गया है।
दूसरे प्रदेशों में बसे बंगाली परिवारों से संपर्क करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में बनी योजना। देश दुनिया में बसे बंगाली लोगों से नेता संपर्क करेंगे। देश दुनिया में बसे बंगाली लोगों के जरिए बंगाल में रहे उनके परिवार रिश्तेदारों तक बात पहुंचाएंगे। बीजेपी के नेता लोगों से बंगाल की मौजूदा स्थिति पर बात करेंगे। हर राज्य में राज्य इकाई, जिला इकाई को जिम्मेदारी देंगे। मैं तो एबीपी के माध्यम से बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को खासा समय 3 दशक दे दिए, करीब करीब 3 दशक आपने कम्युनिस्टों को भी दे दिए, 1 दशक ममता दीदी को दे दिया। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। बीजेपी का अगला प्लान है सोनार बंगाल बनाने का। इसके लिए अमित शाह ने बंगाल से हिंसा और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर हो या नए जुड़ने वाले हमारे साथी हो, सबका लक्ष्य एक है, बंगाल की राजनीति को बदलना। बंगाल में से हिंसा, भ्रष्टाचार, टोलबाजी, परिवारवाद, इसको बाहर भेजना और बंगाल की सरहदों को, देश की सरहदों को सुरक्षित करना। बंगाल जीतने का बीजेपी का तीसरा प्लान है जनता और किसानों तक केंद्र की योजनाओं को समय से पहुंचाने का। तो जो पैसा और जो योजना मोदी जी भेज रहे हैं, ये किसान परिवार है, आप पूछ लीजिए 6,000 रुपया मिला है मोदी जी ने भेजा, वो नहीं मिला है। इनको 5 लाख रुपए तक की पूरी सुविधाएं मिलती है अस्पताल की, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मिली है क्या? नहीं मिली है। जो योजना कम से कम मोदी जी भेज रहे हैं, आयुष्मान भारत की योजना जो बंगाल के 10 करोड़ की जनता के लिए है और 5 लाख तक का सारा खर्चा इसमें भारत सरकार उठा रही है, मगर फायदा नहीं मिल रहा है बंगाल की जनता को। देश भर के करोड़ों किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को। बंगाल के किसान को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? क्योंकि वो रोक कर रखी है। हम तो इतना कहते, कम से सिर्फ बाधा मत बनिए आप। अगले साल अप्रैल मई में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने वहां के गांव-गांव तक लोगों की समस्या का समाधान करने का वचन दिया है। ढेर सारा प्लान है। हमारी एक पूरी टीम हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर काम कर रही है। बंगाल के जिले जिले की, गांव-गांव की समस्या को हम इसमें समाहित करेंगे और 5 साल का एक संपूर्ण विकास का नक्शा बंगाल की जनता के सामने हम लेकर जाएंगे। और सिर्फ प्लान और वादे ही नहीं, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार वो 200 प्लस सीटें जीतेंगी। और विधानसभा में जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना, 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने लोकसभा में सर मिशन 23 का नारा दिया था और इस बार मिशन 200 का पूरा करेंगे सर? निश्चित रूप से। मुझे नहीं करना है पूरा, बंगाल की जनता को करना है, बंगाल के मतदाताओं को करना है। और वरिष्ठ पत्रकार मानस बनर्जी साहब और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानस बनर्जी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। प्रदीप सिंह जी ने कई सवाल उठाए। अभी अमित शाह का इंटरव्यू भी आप सुन रहे होंगे, वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो योजनाएं केंद्र की हैं वो राज्य सरकार लागू क्यों नहीं होने दे रही है। और क्या आपको लगता नहीं कि जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो टीएमसी को भी खुलकर जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है? हाँ, ये तो टीएमसी का तो खुल के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको कह देता हूँ, ये जितना पैसा आ रहा है, ममता जी उल्टा बोल रहे हैं जे हमारा बस पैसा नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो कम दे रहा है, हमारा और भी ज्यादा देना चाहिए था, हमारा जो लेना है उससे ज्यादा, लेकिन कम दे रहा है। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात है कि अभी चुनाव के पहले ये सब बात अभी अमित जी बोल रहे हैं। अमित जी बहुत कुछ बोल रहे हैं। अभी देखिए, वो दूसरे प्रदेश के बंगाली को भी जोड़ना चाहते हैं। ये जो जोड़ना चाहते हैं, इसके लिए मेरा सबसे बड़ा मानना है कि जो असम का बंगाली है, जो मेघालय के बंगाली है, उसको ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? वो डिटेंशन कैंप पे अभी भी बंगाली पड़ा है, किस लिए? वहां पे तो बीजेपी की सरकार है। वो बंगाली को तो वहां पे कोई न्याय में नहीं मिल रहा है। सब बांग्लादेशी बोल के सबको डिटेंशन कैंप पे रखा गया। 104 साल का एक उम्र का एक वरिष्ठ नागरिक एक कुछ दिन पहले मर गया, लेकिन उसका
बांग्लादेशी बोल के मरने का पहले भी बोला बांग्लादेशी है। तो 104 साल का बांग्लादेशी मर गया तो डिटेंशन कैंप पे, तो उसको विदेशी है तो उसे बांग्लादेश में भेजो, लेकिन बांग्लादेश में कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेश में उसका कोई घर बाड़ी कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ भेजने का? लेकिन यहाँ पे ही अंत्येष्टि हो गया, उसका कार्यक्रम यहाँ पे खत्म हो गया। तो विदेशी आए तो उसे बांग्लादेश में क्यों नहीं भेजा है? तो बंगाली इतना मानने के तो नहीं, पहले जो इतना था ये सेंटीमेंट अभी इतना नहीं है, क्योंकि बंगाली असम से जो हो रहा है, बंगाली और मेघालय में बंगाली को ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको जोड़ रहा है। इसका असर पड़ेगा बंगाल का इलेक्शन में, चुनाव में। ये बात मैं कह रहा हूँ। बंगाली का जो है वो बंगाली वोट से, वहाँ पे 33% वोट बंगाली का था, हिंदू बंगाली का, वो वोट से जीत के आया असम में। अभी यहाँ पे भी बंगाली उसी का मानने के असर पड़ेगा कुछ। ये बंगाली मानस बनर्जी साहब, चुनाव तो बंगाल असम में भी होने हैं और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है बंगाल में। सवाल जो आप खड़े कर रहे हैं वो ठीक है, उस पर भी जवाब लिया जाएगा, लेकिन ताकत तो पूरी उन्होंने बंगाल में झोंक रखी है। आसाम में तो वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं वापसी के लिए। मैं बोलूं? हाँ, ये आपसे ही मेरा बोलना है। जी जी, हेलो। हाँ, मैं और भी कह रहा हूँ, जो आसाम में जो हो रहा है इस बार बंगाली हिंदू जितना है असम में, वो मुंह उल्टा कर लिया, जो नहीं देना नहीं है, हमारा वोट में जीत के सत्ता में आया, अभी हमें मार रहा है यहाँ पे। इसीलिए उसका असर यहाँ पे भी पड़ेगा, क्योंकि बंगाली एसोसिएशन जितना है वो भी संपर्क कर रहा बंगाल के साथ। तो अभी ये बात है। लेकिन ममता जी के बारे में प्रदीप जी ने एक बात सही कहा जी, ये अभिषेक बनर्जी के बारे में। ममता जी को मैं भी मानता हूं, अभिषेक बनर्जी को इतना आगे बढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका मुद्दा उठाया विपक्षी दल, ये मुद्दा बना के वो हमला कर रहा ममता बनर्जी के ऊपर, और इसीलिए रास्ता बना दिया बीजेपी को भी आने के लिए। यहाँ पे बीजेपी सीपीएम खत्म, यहाँ पे वो कांग्रेस भी खत्म, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा आ रहा है बीजेपी इसी मुद्दा पे, जो अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा है। और अभिषेक बनर्जी के ऊपर गुस्सा हो गई, एक एक करके विधायक जितना निकल गया, सभी कह रहा है अभिषेक बनर्जी के लिए निकल रहा है, ये प्रशांत किशोर के लिए निकल गया, ज्यादा अभिषेक के बारे में बोल रहा है। तो ममता बनर्जी को अभिषेक को आगे इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपना भतीजा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और उसका नतीजा भी दिख रहा है, उसका नतीजा भी दिख रहा है, या दुष्परिणाम कह लीजिए, वो भी दिख रहा है। आप रहिए मानस बनर्जी साहब। प्रदीप जी, आप सुन रहे हैं मानस बनर्जी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। पहले हालांकि वो अभिषेक बनर्जी पर नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब आपने जो बात रखी उसके बाद वो भी मान रहे हैं उस बात को। मेरा सवाल ये है, एक सवाल तो जो मानस बनर्जी साहब ने खड़ा किया, जो दूसरे राज्यों के बंगालियों को अपने साथ जोड़ने की बात बीजेपी कर रही है, उसमें असम का भी सवाल आ जाता है। और अभिषेक बनर्जी क्यों आखिर ममता बनर्जी के समझ में नहीं आया, जब जिन चीजों का वो खुद विरोध करती रही और उसी चीज को पार्टी में बढ़ावा दे दिया? देखिए आदर्श जी, जो अभी रंजन भट्टाचार्य जी ने उठाया है असम के, देखिए असम की एनआरसी का मुद्दा अलग मुद्दा है, पूरे देश के एनआरसी से थोड़ा अलग है, वो काफ़ी पहले से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अनुसार। लेकिन वो बात ठीक उठा रहे हैं कि बीजेपी को ये संतुलन बिठाना पड़ेगा कि असम में जो बंगाल के लोग हैं वो और पश्चिम बंगाल में जो हैं उनके बीच में कैसे संतुलन बिठाएगी बीजेपी। ये एक मुश्किल बीजेपी के सामने इस चुनाव में रहेगी, क्योंकि असम में सत्ता में है, जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक वो कोई भी स्टैंड लेने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो है वो सवाल जो है बढ़ जाते हैं। एक बात तो ये ठीक है। दूसरा, अभिषेक बनर्जी की जहां तक बात है, देखिए समस्या सभी ऐसे दलों में जो एक नेता की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, वहां है वो आगे बढ़ने के लिए अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार से बाहर देने को देखते ही नहीं है। ये ममता बनर्जी कोई अपवाद नहीं है, वो उसी नियम का हिस्सा है। उनको लग रहा है कि उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत उनके भतीजे को मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि पार्टी में लोगों को लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी का इस पार्टी में योगदान क्या है। जिन लोगों ने पार्टी खड़ा किया 98 में जब निकली, वो 97 में कांग्रेस से और 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई, मुकुल राय उनके साथ थे। नंदीग्राम का आंदोलन, बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, उसकी नींव तैयार की शुभेंदु अधिकारी। बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस चर्चा के दौरान, उनके जवाब भी तलाशेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अमित शाह का दौरा जारी है, क्या कुछ है आगे, वो सब कुछ आपको पूरी जानकारी देंगे। तुरंत लौट कर आते हैं, आप बने रहिए बीपी न्यूज़ पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कुछ देर में अमित शाह रोड शो भी करेंगे बीरभूम में, और कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर वो रोड शो करेंगे। सीधा उनका रुख करते हैं। कुंतल, क्या कुछ तैयारियां वहां पर और किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, और कितना वक्त लगेगा रोड शो शुरू होने में, कुछ जानकारी मिल पाई है?
करीबन 1 घंटा देर से रोड शो शुरू होगा। मुझे लग रहा है कि लगभग 3 बज जाएगा रोड शो शुरू होने में। चारों तरफ जिस तरह का माहौल है आपको दिखाएंगे। आदर्श मेरे साथ है और चारों तरफ यहाँ देख सकते हैं कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। पहले तो 2 बजे रोड शो शुरू होना था, लेकिन थोड़ा बहुत कार्यक्रम में देरी हो रही है और इस वजह से अमित शाह यहाँ लगभग 3 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। और चारों तरफ कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है। आपको दिखाऊंगा। आप बताइए कितनी उम्मीद के साथ और कितने बेसब्री से आप इंतजार कर रही है यहाँ अमित शाह के लिए? बहुत उम्मीद है और बहुत बेसब्री से सुबह 10:30 से वेट कर रहे हैं हम लोग। आपको आदर्श को बताऊंगा, इस तरफ जहां से अमित शाह आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, उस तरफ की तस्वीरें दिखाने के लिए यहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है विश्व भारती विश्वविद्यालय और वहां से अमित शाह चले आएंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बाउल के घर जहां वो दोपहर का खाना खाएंगे और वहां से सीधा यहाँ आएंगे। यहाँ चारों तरफ कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और बैरिकेड यहाँ लगा दिया गया है और यहीं से ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अमित शाह धीरे धीरे इस तरफ जाएंगे जहां मैं अभी खड़ा हूं। मेरे पीछे इस तरफ जाएंगे अमित शाह। लगभग 1.5 किलोमीटर तक ये रैली चलेगी और आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ बीरभूम में आपको बता दूं 5 साल पहले सिर्फ 10% वोट मिली थी बीजेपी को, लेकिन इस बार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उम्मीद ये लगा रहा है कि शायद उनको 40-45% तक वोट यहाँ मिल सकता है और 11 सीटों में सिर्फ 1 भी सीट बीजेपी को नहीं मिला था पिछली बार, लेकिन ये पिछली बार 5 साल पुरानी कहानी है। इस बार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जोश और जज्बा जुनून आप देख सकते हैं चारों तरफ। जी कुंतल, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप नजर बनाकर रखिए और लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जहां से रोड शो शुरू होना है वहां पर कार्यकर्ता तैयार है और पूरा इंतजार हो रहा है अमित शाह का। अमित शाह इस वक्त विश्व भारती यूनिवर्सिटी में मौजूद है जहां पर वो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर के बाद निकलेंगे, बाउल के घर जाएंगे, वहां भोजन करेंगे और उसके बाद वो रवाना होंगे रोड शो के लिए। हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।